15-20 सालों का जो आगे काम करने वाले उसका आज से हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो उस सब चीजों का फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। कि फाइनेंशियल प्लानिंग केवल अमीर लोगों के लिए है, हाँ। गरीब लोग को जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मिथ है ये तो, क्योंकि अगर आप सोचो ना कि पैसे तो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, और गरीब इसलिए है क्योंकि उसने प्लान नहीं किया। डेली लेबरर है, 1500 रुपए डेली को बनाता है, 15,000 20,000 महीने को बनाता है। अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने कोविड वाली सिचुएशन आ गई, फिर क्या करेगा? गोल अगर आपके हैं तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, पैसा डालना भी आपको पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास 6 स्टेप जो बताया उसके लिए पैसा नहीं, तो मैं 7वां स्टेप बोलता हूँ, भाई मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपना जिंदगी को कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आपके पास में अगर ऑटो का पैसा है तो ऑटो से जाओ, ट्रेन का पैसा है तो आप ट्रेन का टिकट ले लो, एरोप्लेन का जब पैसा हो जाएगा तो वो वहां पर लेना। भागो मत जिंदगी में, और अपनी औकात बढ़ाइए अगर आपको अपनी से बड़ी चीजें चाहिए। Hey guys, so today we have special guest Sandeep Gupta, so who is a very well known financial planner। तो उनसे आज सीखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए, उन्होंने कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग अप्लाई किया और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स लिए। तो वेलकम संदीप गुप्ता जी, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड टू नो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत अच्छे से किया अपना, तो इसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आया और कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था पैसे में, और सेकंड चीज मैं बैंकर हूँ। तो 15 साल नौकरी करने के बाद में मुझे लगा कि आई एम नॉट रीचिंग माय गोल, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करा एट द एज ऑफ 20 itself, जो मेरा पहला जॉब था। आई वॉज मेकिंग 7,500 रुपीज। वहाँ से ही मैंने अपना 10% 15% सेव करना शुरू करा म्यूचुअल फंड में, और वहाँ से ही जर्नी शुरू करी। फिर बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता गया, देखता गया इंश्योरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, रियल एस्टेट क्या है, लोन कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनकम टैक्स कैसे है। तो ये सारी चीज़ों को देखते सुनते काम करते करते एंड अपने ऊपर अप्लाई किया। जब अपने ऊपर अप्लाई किया तो मुझे लगा कि आई कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री इन 3 to 5 years। जब इतना पढ़ाई करने के बाद में तो मुझे लगा कि दिस नॉलेज हैज टू बी शेयर्ड विद द पीपल, और उसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट जागता गया और अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर लोगों को समझाने लगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने तो ऑलरेडी किया हुआ है फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है बेसिकली, एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझा सके। या तो फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या, मतलब अपने जो प्लान फाइनेंशियल है उसको कैसे प्लान करना है, जो ताकि अपने पहले समझते हैं कि पैसा क्या है। तो पैसा क्या है, सो दैट कि हम लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से खा लें, पी लें, घूम रहे, सब फॉर एवरी एस्पेक्ट मनी इज रिक्वायर्ड। नाउ सेकंड थिंग दैट जो भी पैसा हम बना रहे हैं उसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगा। बच्चे की पढ़ाई है, शादी होगी, कंपनी खोलना है, ट्रैवल करना है। तो अगर हम आज पैसा नहीं बचाएंगे, और ये सब बड़े बड़े गोल हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ में आएंगे, तो तब हमको 1 महीने में 1 करोड़ नहीं मिलेगा ना। तो टुडे हम कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कि हमारा फ्यूचर जो गोल है वो हमारा अकम्प्लिश हो जाए। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हेल्थ इंश्योरेंस की कैसे प्लानिंग करनी है, अगर कुछ डेथ हो जाए घर में तो फिर उसको कैसे हिसाब किताब लगाना है, किस तरीके से अपना हेल्थ का कन्वर्सेशन करना है, इनकम टैक्स की कैसे प्लानिंग करनी है, अगर हमको कुछ विरासत में मिला है तो उसको कैसे टैक्स वैक्स सही करने हैं, या फिर विरासत में किसी को देना है, इनहेरिटेंस में देना है। तो ये सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में आती हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो खाली प्रेजेंट का नहीं सोचना है आपको, पास्ट में जो मिला है उसको कैसे आगे राउट करना है वो भी देखना है, और फ्यूचर्स में कुछ अगर अनहोनी होती है तो उसको कैसे प्लान करना है। राइट, और फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो कैसे अकम्प्लिश होने। रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद में 60 ईयर्स से 80 ईयर्स से अब आप पैसे नहीं बनाओगे, लेकिन आपको पैसा तो चाहिए जिंदा होने के लिए। तो आज से ही आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करोगे, इंश्योरेंस प्लानिंग करोगे, डेट मैनेजमेंट करोगे, घर लेना है तो वो काम करोगे, बच्चों की एजुकेशन करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इन सब 15-20 सालों का जो आगे काम करने वाले उसका आज से हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो उस सब चीजों का फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। हर चीज की एक प्लानिंग होती है, लाइफ की प्लानिंग होती है। पहले हम लोग ग्रेजुएट करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर हम लोग नौकरी करते हैं, फिर घर बनाते हैं। तो इनमें सब में जहां जहां पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और आजकल तो बहुत सारे गोल्स होते हैं लोगों के, लाइक चाइल्ड का एजुकेशन गोल होता है, चाइल्ड मैरिज गोल होता है, खुद का रिटायरमेंट गोल होता है, आजकल तो हॉलिडे प्लान का भी गोल होता है। यस, एब्सोल्युटली, गोल्स बहुत सारे होते हैं। राइट। तो आई थिंक बेसिकली सारे गोल्स के लिए फाइनेंस को कैसे मैनेज किया है, दैट प्लानिंग इज कॉल्ड, ताकि आपके गोल्स अकम्प्लिश हो जाएं। देखो, अब बच्चे की शादी होनी है एट द एज ऑफ 25, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, और कितना पैसा चाहिए होगा ये भी नहीं पता है। तो आज से लेकर के 20 साल तक क्या इन्फ्लेशन होगी, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, कितना पैसा लगना चाहिए, लड़के के लिए अलग लगना चाहिए, लड़के के लिए अलग लगना चाहिए। तो कम से कम हमारे पास पैसे होने चाहिए ताकि हमको
गोल को अचीव कर पाए, एटलीस्ट 70-80-90%, राइट। तो हम लोग पॉसिबिलिटी करते हैं कि 100% अचीव हो जाए, लेकिन कभी 110% भी हो सकता है, कभी 90% हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यू आर मेजरली आप रेडी हो प्लान करके चीजें कर एटलीस्ट वो प्लान प्रोग्रेस में होना चाहिए, प्रोग्रेस में होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा एक साथ तो बनेगा नहीं। प्लान होना चाहिए, रोड मैप में होना चाहिए कि इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर गोल के लिए, तो इतने में इतना मिल जाएगा। एब्सोल्युटली सही बात है, एकदम सही। वेरी गुड। तो इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, बट एक बहुत कॉमन मिथ मैं सुनता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग केवल अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोग को जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मिथ है ये, तो क्योंकि अगर आप सोचो ना कि पैसे तो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, और गरीब इसलिए है क्योंकि उसने प्लान नहीं किया। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट बोला आपने। और मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा प्लान किया। अमीर लोग ऐसा नहीं कि उनके पास 5 करोड़ या 5,000 करोड़ आज आ गया, तो उन्होंने पहले 10 रुपए बनाए होंगे, 100 रुपए बनाए होंगे, 1,000 बनाए होंगे, 10,000 बनाए होंगे, 1 लाख बनाए होंगे। उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होगा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, कहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाकर के बिजनेस खड़ा होता है। या फिर लोन लिया होगा, लोन से बिजनेस खड़ा करा, तो वो भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। टैक्स प्लानिंग किया होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई बंदा अगर 500 रुपए 1,000 रुपए भी रोज बना रहा है, 20,000 25,000 30,000 रुपए अगर इनकम है, तो उसको प्लानिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा करो। आप सोचो कि अगर आप मिडिल क्लास हो, फिर भी आप अपने बच्चों की शादी तो करोगे, एजुकेशन करोगे ही, चाहे वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, शादी बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे 10 करोड़ की, लेकिन 2-4-5 लाख 10 लाख तो लगेंगे ही। तो जिस लेवल पर हो उस लेवल से शुरू करो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए, और जरूरी नहीं कि आप बैंकिंग से ही वो चीजें करना चाहिए, म्यूचुअल फंड ही खरीदना चाहिए, या हर चीज का प्लान ही होना चाहिए, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं सेव करना शुरू करो। अगर सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग करना शुरू करोगे तो उसको कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट करोगे, उस पैसे को लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड लेना शुरू करोगे, सिल्वर लेना शुरू करोगे, तो आप देखोगे 15 साल 20 साल में आपके पास एक गुड कॉर्पस बन जाएगी। उससे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, जो आपकी गोल्स है वो पूरे कर सकते हो। तो सब लोगों को चाहिए। अमीर लोगों को ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि उनको टैक्स का भी हिसाब किताब करना पड़ता है, अमीर और अमीर बनना चाहते हैं इसलिए। तो गरीब को अगर मिडिल क्लास में आना है तो भी उसको प्लान कर। और आप सोचो ना कि गरीब लोगों को तो और भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई डेली लेबरर है, 1500 रुपए डेली बनाता है, 15,000 20,000 महीने का बनाता है, अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने कोविड वाली सिचुएशन आ गई, फिर क्या करेगा? अमीर के पास तो 50 करोड़ रुपए है, 10 खाना पीना चल जाएगा, लेकिन वो तो डेली वाला बंदा है। वेजिटेबल बेचने वाले लोगों का क्या होगा, रिक्शा चलाने वाले लोगों का क्या होगा? अगर जो बंदा 15,000 20,000 25,000 कम से कम वो शुरुआत करे, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे अलग बात है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हर आदमी को शुरुआत करनी चाहिए जहां पर है वहां से ही, और फिर उसको धीरे धीरे लेकर के जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। गरीब इसलिए बिकॉज उसने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग किया नहीं है। और संदीप जी, लाइक ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब 1 करोड़ हो तभी करना चाहिए। इट कैन बी डन विद 10,000 रुपीज आल्सो, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं कि गरीब नहीं कर सकता और अमीर नहीं कर सकता। नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर हमारा, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, 7,500 I was making my first job at the age of 21 और 2007 में, तब से मैं 1,500 रुपए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। तो अब 5,000 रुपए मेरे पास बचा, 6,000 रुपए वो अपना रेंट में चला गया, खाने में चला गया। सफिशिएंट अमाउंट था 20 साल पहले सफिशिएंट अमाउंट था 7,000 8,000। तो मैंने 1,500 रुपए बचाना शुरू करा। तो कम से कम बचाना शुरू करोगे तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकते हो। बचाओगे ही नहीं तो इस्तेमाल कहाँ करोगे? फिर मेरी सैलरी हो गई 25,000 रुपए ICICI में 2010-11 में, तो मैंने 4,000 रुपए जमा करना शुरू करा, फिर म्यूचुअल फंड में डालना शुरू करा, या स्टॉक मार्केट में कुछ तो कुछ करते हो, प्लान कर दो। फिर मेरी कोटक महिंद्रा में सैलरी होगी 45,000 रुपीज की 2013 14 15 में, फिर मैंने 6,000 रुपए बचाना शुरू करा। तो जाओ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपना सेविंग करते जाओ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट करते जाओ, डाइवर्सिफाइड करते जाओ, असेट अलग करते जाओ। पहले मैं खाली म्यूचुअल फंड करता था, फिर स्टॉक करा, फिर क्रिप्टो करेंसी करा, फिर धीरे धीरे चीजें करते चले जाओ। रियल एस्टेट बाद में कर सकते हो क्योंकि उसके लिए 10 20 50 लाख रुपए चाहिए होता है। तो जहां पर हो वहां से शुरू करो। 20,000 है तो 20,000 से शुरू करो, 10,000 है तो 10,000 से शुरू करो, क्योंकि अगर आज 10,000 से शुरू नहीं करोगे तो 50,000 हो जाएंगे, तो वहां पर भी नहीं शुरू कर पाओगे आप। तो ये भी आपने बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया। सो व्यूअर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मेरा सैलरी 22,000 25,000 50,000 1 लाख होगा तब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करूंगा, बट वो डिसिप्लिन आने के लिए टाइम लगता है। जैसे सर ने 7,500 रुपए की जब सैलरी थी तब से स्टार्ट किया, तो सेम में किसी के पास 2,000 5,000 से भी बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कैसे वेल्थ बिल्ड होगी। गोल्ड 100 रुपए का आ रहा है, SIP 100 रुपए का आएगा, म्यूचुअल फंड 150 200 रुपए का रोज डालते रहो, क्या फर्क पड़ता है? 1,000 रुपए रोज आप बना रहे हो, 100 रुपए निकाल, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास वेल्थ क्रिएट हो गई। और डिसिप्लिन में भी आ जाए, क्योंकि समझो मेरी बात कि डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट है। आप
पहली बात तो पैसे से आप रिच नहीं बनते हो, टाइम से रिच बनते हो। और टाइम रिच आपको तभी बनाता है जब आपकी हैबिट्स इन प्लेस होती हैं। तो सेविंग हैबिट है, डिसिप्लिन है। और जब आप अननेसेसरी पैसा खर्चा करते हो 10,000 रुपये, तो जब 50,000 बनाते हो तो उसमें भी यही काम करते हो, जब 5 लाख बनाते हो तो वो भी वही खर्चे करते हो। बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया क्यों करना चाहिए, गरीब को भी, मिडिल क्लास को भी, और अमीर को तो खैर करना ही चाहिए, राइट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि कोई भी समझो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करता है, तो टॉप 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जो होना ही चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट? राइट, तो बहुत बढ़िया अरविंद जी, आपका बहुत क्वेश्चन है। तो 5 चीजें अगर मैं बताऊं, उसको 7 चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, सोच के देखो आप कि किस तरीके से कर सकते हैं और उसी को मिक्स करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो 4 लॉ बताता हूं आपको, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मनी। ओके, देयर आर 4 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी। पहला है लॉ ऑफ अर्निंग का, कि हमेशा याद रखो कि अगर अर्निंग नहीं होगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं पाओगे। तो लॉ ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है? डू यू हैव सम स्किल वेयर यू कैन मेक मनी। हम लोग जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, टीचिंग करते हैं, डॉक्टर है, सम लॉयर है, तो इस सम स्किल से पैसा बनाते हो आप। तो लॉ ऑफ अर्निंग, लॉ ऑफ अर्निंग कहता है कि भाई कुछ तो कुछ ऐसा करो आप स्किल, ताकि आपके पास में इनफ्लो आ जाए, उसको लॉ ऑफ रिसीविंग बोलते हैं, रिसीविंग मनी। दूसरा होता है लॉ ऑफ सेविंग, मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा आप बना रहे हो महीने का, वीकली, उसका 10% पैसा आप सेव करो। 1 लाख रुपए बना रहे हो 10,000 सेव करो, 10,000 बना रहे हो तो 1,000 सेव करो, 1,000 बना रहे हो तो 100 रुपए सेव करो। लॉ ऑफ सेविंग। और नेवर स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग। नेवर, बहुत बार क्या करते हैं लोग, लोन ले लेते हैं लेकिन उनके पास इनकम है ही नहीं, तो नेवर स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग। लाइक फोन लोग ईएमआई पे ले लेते हैं, आईफोन आजकल बहुत, राइट, तो पैसा उनके पास है लेकिन मार्केट से उठा लिया उन्होंने और 5-5 हजार रुपए की किस्त दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लॉ वायलेट कर रहे हो। जब आप लॉ वायलेट कर रहे हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, जब तक बोओगे नहीं तब तक काटोगे नहीं, जब तक आप, इफ यू विल नॉट यूज समथिंग यू विल नॉट गेट समथिंग। तो लॉ ऑफ सेविंग बोलता है कि नेवर स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग। और अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए पूरा प्लान होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। अगर नहीं है, एक्सपेक्टेशन पर अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं। लॉ ऑफ सेविंग ये भी बोलता है कि कुछ भी हो जाए, हम बेबीलोनियन फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। बेबीलोनियन वर द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑन प्लैनेट अर्थ। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने इन सब लॉ को जाना था। 10% पैसा इन्वेस्ट करते थे और कभी भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाते थे जो कि रिस्की हो और जो इंस्ट्रूमेंट उनको पता ना हो। मतलब किसी ने बता दिया यहाँ डाल दो, नहीं करते थे जब तक उनको अपना जानकारी नहीं है उसकी चीज के बारे में। तो ये लॉ ऑफ सेविंग हो गया। लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग तीसरा है कि इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बीट इन्फ्लेशन एट लीस्ट। मतलब 6% 7% इन्फ्लेशन है मोटा मोटा, लाइफ स्टाइल सब कुछ मिला करके। तो 7% अगर 4 से 7% है इन्फ्लेशन, तो ऐसी जगह लगाओ जहां 10-12% आपको इंटरेस्ट मिल पाए, इनकम मिल पाए, रिटर्न मिल पाए, जो भी है प्रॉफिट मिल पाए, ताकि आपका पैसा इरोड ना, खत्म ना हो जाए। तो लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट सिखाते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हो, फ्यूचर ऑप्शन सिखाते हो, तो रियल एस्टेट सिखाते हो, बहुत सारी चीजें आप सिखाते हो, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी चीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है, एफडी है, आरडी, 8-10-12% मिलेगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा करके वो पैसा जिंदगी भर चलता रहेगा। और लास्ट वाला होता है लॉ ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब प्रोटेक्ट अगर नहीं करोगे अपनी चीजों को, वेल्थ को, तो एक गलती करोगे पूरा पैसा चला जाएगा। तो लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया, लॉ ऑफ सेविंग होगा, लॉ ऑफ अर्निंग होगी, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। तो ये 4 प्रिंसिपल पे ही पूरी वेल्थ क्रिएट होती है। नाउ आपका पहला क्वेश्चन कि 5 ऐसे जो अवॉइड ही नहीं किए जा सकते, उनको चाहिए। तो पहला रूल होता है सेविंग का। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आप कुछ भी पैसे बना रहे हो, 10,000 बना रहे हो, 20,000 बना रहे हो, 1 लाख बना रहे हो, 10,000 बना रहे हो, 50,000 बना रहे हो, 10% आप सेव करो और ये पैसे आपको जिंदगी भर टच नहीं करने हैं। कुछ भी हो जाए, अगर आप 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हो, 90,000 में जिंदा नहीं रह सकते हो, तो आप 1 लाख में भी नहीं रहोगे। अगर आप 50,000 रुपीज सैलरी बना रहे हो, अगर उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिया, सेव कर लिया, अगर आप 45,000 रुपए में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो आप 50,000 रुपए नहीं सर्वाइव कर पाते। सही बात है। क्योंकि एक बंदा जो जिसकी सैलरी 10,000 थी तब रो रहा था, जिसकी सैलरी हो गई 20,000 तब रो रहा है, 50,000 है तो भी रो रहा है, 5 लाख हो गई तो भी रो रहा है। तो इसका मतलब पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके एटीट्यूड में, उसके डिसिप्लिन में। सही बात है। तो लॉ ऑफ सेविंग हो गया। 10% आपको बचाना ही बचाना है, कुछ भी हो जाए आपका। अच्छा 10% आप नहीं बचा पाते हो, लोन है आपके पास में, तो 4% बनाओ, 3% बचाओ, 5% बचाओ, 100 रुपए बचाओ, लेकिन शुरुआत करो। दूसरा है इनकम टैक्स। भी मैं बोलता हूँ कि इनकम टैक्स कम से कम सरकार ने 12 लाख 15 लाख जो भी कर दिया है, तो उसके हिसाब से तो आपको इनकम टैक्स बचाना ही चाहिए। वो अपने सीए से कंसल्ट करो, ताकि अननेसेसरी पैसा अगर सरकार को दे रहे हो, जहां पर सरकार बोल रही है कि यहाँ पर पैसा बचा सकते थे, तो बचा लो लीगली, एथिकली। तो हो गया इनकम टैक्स। तीसरा होता है अगर आपके पास में लोन है तो हाउ यू कैन रिड्यूस लोन।
रिड्यूस का मतलब होता है कि भाई मैनेज करो ईएमआई, रिड्यूस करने के ज्यादा चक्कर में मत रहो, मैनेज करो। कैश फ्लो अगर नहीं है आपके पास में तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, वो आपको मैनेज करना है। इसके बाद में होता है प्रोटेक्शन प्लान। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आपको एक आपकी हेल्थ कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और ऑल ऑफ अस कैन विल डाई वन डे, तो कब लेकिन किसी को नहीं पता होता है। तो एक हमको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि अगर कुछ हो जाए तो 10-15 साल हमारे फैमिली मेंबर को, अभी मेरी उम्र 40 है तो मुझे पता है कि 15 साल 20 साल हमारी फैमिली जो है थोड़ी कच्ची मतलब दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन बाय देमसेल्फ बिकॉज़ बच्चे छोटे हैं, राइट। तो अगर ऐसा कुछ खुदा ना करे ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ, तो फिर क्या होगा? मुश्किल में नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लो। उसका एक फार्मूला है 10 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। मतलब मेरी सैलरी अगर 10 लाख रुपए साल का है तो कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लो। यूलिप मत लो, एंडोमेंट मत लो, क्योंकि वो सब गुड इंस्ट्रूमेंट बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर यू। मतलब वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो टर्म इंश्योरेंस ले लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का, ताकि बहुत कम बता रहा हूँ लेकिन कम से कम स्टार्ट विद दैट वन। क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो सरकार ने दे के रखा हुआ है, हमारे पास में कंपनी ने दे के रखा हुआ है। अच्छी बात है कंपनी दे के, लेकिन पता नहीं ना कंपनी कब आपको ना दे, कंपनी पॉलिसी चेंज कर दे या फिर आप नौकरी छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास कम एज में ले लोगे, 25-30 के आसपास तक ले लोगे तो प्रीमियम लाइफ टाइम वही सेम रहता है, बढ़ता नहीं है। तो जितनी जल्दी रह सकते हो तो ये हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि प्रीमियम बढ़ता नहीं है अगर आपने एक लिमिट एज में ले लिया तो वो कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट रहता है लाइफ टाइम के लिए। हाँ, बस खाली सरकार अगर टैक्स ऊपर नीचे करेगी तो 10% कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इतने होता है। अब जैसे जीएसटी इंश्योरेंस से हट गया है तो प्रीमियम कम हो गया मेरा, क्योंकि पहले 2000 देता था तो अभी 18% जीएसटी उसमें से कम मिल करके आया, मान लेते हैं। तो पॉइंट क्या है ना कि ये आपने प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करोगे अपनी हेल्थ का तो एक बार लाइफ में अगर ऐसी कोई गलत बात हो गई, कोई बीमार पड़ गया, अच्छा आप बहुत लोग बोलते हैं मैं तो बड़ा स्वस्थ हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भगवान भी ऐसा करे, लेकिन आपकी बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, 5 लोगों 6 लोगों की फैमिली होती है नॉर्मली, तो 5-6 लोगों में से अगर एक साल में एक भी बंदा बीमार पड़ता है 3 से 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में लग जाता है। आर यू रेडी टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी? नहीं। तो आप 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का इंश्योरेंस ले लो ताकि आपकी लाइफ, और इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है यार कि भाई अगर कुछ भी हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी तो हमारे पास पैसा है। और तीसरा होता है इसी में इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करो। तो प्रोटेक्शन कैसे लाइफ की कर सकते हैं? एक तो हेल्थ इंश्योरेंस की 5 से 10 लाख रुपए का लेकर रखो मिनिमम, 10 से 20 गुना आप टर्म इंश्योरेंस लेकर रखो, और 3 से 7 महीने 10 महीने तक का आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर कुछ भी इकोनॉमी में ऊपर नीचे हुआ, घर में कुछ हुआ, आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, बिजनेस करना है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो आप, और या कंपनी ने निकाल दिया, हो सकता है ऐसा, तो इन सब में आपका किचन कैसे रन करेगा? तो मैं बोलता हूँ अगर आपका 50,000 रुपए सैलरी से घर चलता है तो 50,000 का 6 गुना कितना हो गया? 3 लाख से 5 लाख रुपए अपने पास कैश रखो, लिक्विड कैश रखो, या फिर सेविंग्स अकाउंट में एफडी में करा के रखो, ताकि अगर आपने तोड़ा तो उसमें पैसे आ जाए। तो ये 3 चीजें करके रखो, इससे आपकी लाइफ प्रोटेक्शन में होती है। नेक्स्ट बोलता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आज हम लोग 35 साल 40 साल के हैं तो 60 साल तक हम लोग ढंग से पैसे बनाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारी कैपेसिटी टू अर्न मनी विल रिड्यूस। फिर क्या करेंगे हम? बट खाना तो हमको खाना है 80-90 साल तक। तो आज हम जो सेव करेंगे वही पैसा हमको 60 साल 61 साल में पेंशन देकर जाएगा, एनएटी देकर के जाएगा, रेगुलर इनकम देकर जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे पहला फॉर्मूला बताता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप जितना भी पैसा महीने का बना रहे हो 5% हटा के डालते रहो, और जिंदगी में वो टच ही नहीं करना है। गोल्ड में डाल दो, एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, डालते रहो पीपीएफ में डाल दो, एनपीएस स्कीम में डाल दो, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है। तो धीरे धीरे वो पैसा डालते रहो। 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए तो आप डाल ही सकते हो। सरकार पहले कितनी मतलब स्मार्ट थी कि आपकी जो सैलरी थी उसका 10% या 20% पैसा काटती थी, तो वो पहले से रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए करके रखती थी, आपको पता नहीं चला। आप उसको बोलते हो पीपीएफ, पेंशन, लेकिन वो सरकार आपको रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली करके देती थी, लेकिन वो तो भी आप अभी नहीं है मार्केट में, अभी ओपन कर दिया है कि आपको चाहिए तो ऑप्शनल हो। हाँ, तो सरकार भी चाहती है कि आपके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, राइट? उल्टा उसको भी उड़ा दे रहे हैं। तो ये हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके बाद तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मान लेते हैं कि हम लोगों की उम्र 40 है, घर में बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स राइट नाउ, 1 is 2 months old, 1 is 7 years old। अब उनकी 15 साल के बाद में 20-22 साल के ग्रेजुएशन में 18 साल 20 साल के आसपास होगा, 50-60 लाख रुपए लगेगा। दूसरे वाले बच्चे की पढ़ाई में 50-60-70 लाख 1 करोड़ रुपए लगेगा। अभी पता नहीं, लेकिन 20 साल में इतना लगेगा। उसके लिए पैसा, अब 1 करोड़ रुपए तो नॉर्मल आदमी बचा ही नहीं सकता है।
तो अगर हम 5,000 रुपए 7,000 रुपए हर महीने उसकी एक SIP करा दिया, म्यूचुअल फंड करा दिया, सुकन्या समृद्धि में शुरुआत कर दिया, तो कम से कम पैसा सेव होता रहता है। तो 20 साल के बाद में अगर हमारे पास वो एक साथ पैसा हो गया, तो एक गोल एक SIP, एक गोल एक इंस्ट्रूमेंट, एक गोल एक इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से आपने 4-5 बकेट बना लिया कि हमारे पहले बच्चे की पढ़ाई, पहले बच्चे की शादी, दूसरे बच्चे की पढ़ाई, दूसरे बच्चे की शादी, एक घर लेना है या कार लेना है या ट्रैवल करना है, 2 लाख रुपए सही जाना है हमको, तो उसकी 5-5, 10-10 हजार रुपए अपना हर बकेट के हिसाब से लगाना शुरू कर दो। मतलब जो भी गोल्स है उसके हिसाब से एक SIP से लिंक कर दो, शुरू कर दो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट होगा आपका गोल पहली बार, तो हर साल रिवाइज कर लो, क्योंकि हो सकता है 1 करोड़ रुपए आपका गोल है बचाना, लेकिन 80 लाख ही बचे। लेकिन इट इज बेटर टू हैव 80 लाख रुपए देन हैविंग जीरो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एब्सोल्युटली। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और लास्ट होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर इतना तो पैसा नहीं मेरे पास। सही बात है। 7 SIP कैसे कराएं, 7 गोल्स हैं हमारे, सातों में कैसे पैसा। देखो गोल अगर आपके हैं तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा और पैसा डालना भी आपको पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास 6 स्टेप जो बताया उसके लिए पैसा नहीं, तो मैं 7वां स्टेप बोलता हूँ, भाई मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बताओ। एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चल रहा है, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक सोर्स ऑफ इनकम है, नहीं चल रहा है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, चौथा इन्वेस्ट बनाओ इनकम। स्किल सीखो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं पहले मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम थी एग्जैक्टली 5 साल पहले जब मैं नौकरी करता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, तो मेरी सैलरी थी 75,000 रुपए। लेकिन मैंने ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू करा, म्यूचुअल फंड बताना शुरू करा, इंश्योरेंस बताना शुरू करा, वीडियो बताना शुरू करा, बुक लिखने शुरू करी, यूट्यूब पर आना शुरू करा, पॉडकास्ट पे आना शुरू करा, पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू करा, कम्युनिकेशन सीखी मैंने 200 चीजों से। अब हर सोर्स ऑफ इनकम से अगर 10-10 हजार रुपए आ रहा है तो मैंने तनख्वाह डबल कर ली ना। लेकिन ये एक दिन में हुआ क्या? नहीं। लेकिन ये 3-5 साल में हो सकता है, एब्सोल्युटली। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाओगे तो आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। मेरा तो अभी और भी बताऊं मैं आरके साहब आपको कि मैंने क्या कर दिया कि एक सोर्स ऑफ इनकम एक गोल। अब मेरे को अभी दुबई में अगर घर लेना है 2 करोड़ रुपए का लगेगा, तो 3 साल में एक ऐसा बिजनेस सेटअप करूंगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 2 करोड़ उसको कर ले। एक मर्सिडीज लेने वाले थे 80 लाख रुपए की। देखो मनी इज अ क्रिएशन, मनी को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सेविंग को क्रिएट नहीं किया जा सकता अगर वैसा नहीं है। तो अब हमको लग रहा है एक मेरे को मोबाइल फोन चाहिए 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए कितने महीने लगेंगे? चलो हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, चलो हम स्टॉक मार्केट कर लेते हैं, चलो हम बुक लिख लेते हैं, चलो हम कुछ कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से, तो अपनी हम स्किल को भी बढ़ा रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। और एक बार अगर मैंने मोबाइल फोन ले लिया तो इनकम तो लगातार आती रहेगी, और हर बार तो मोबाइल फोन लेते नहीं रहेंगे हम। तो पूरा आपने लाइक चेन बना दिया है। कोई गोल्स है आपके तो उसके पीछे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग भी है, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा उसके लिए आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना। और उस मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऐसे नहीं, जैसे मैंने किताब लिखी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो ऐसा नहीं कि वो स्किल से आएगा। अब स्किल के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। तो हमको किताब लिखनी नहीं आती है तो आई विल गो टू समबडी कि भाई मेरे को 10,000 रुपए ले लो और हमको सिखा दो। हमको नहीं आता स्टॉक मार्केट, 10,000 रुपए दे दो और भाई को सिखा दो। तो 3 महीने मैंने टाइम पर भी इन्वेस्टमेंट किया, नॉलेज पर भी इन्वेस्टमेंट किया और पैसा भी लगाया। अब पैसा एक बार लगाया, एक बार मेरे को स्किल मिल गई, इस स्किल से मैं जिंदगी भर पैसा बना सकता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम। अब आपने एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, हर बार ग्रेजुएशन करते हो क्या? नहीं। कितने बार करा? एक बार करा, 3 साल पढ़ाई करी, 10-20, 2-4-5 लाख, 5,000 रुपए जो भी तनख्वाह फीस दी होगी, जो भी दिया होगा ग्रेजुएशन में 5,000 10,000, एक बार तो ग्रेजुएशन करा, 40 साल उस ग्रेजुएशन का फायदा उठा सकते हो। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंड। तो ये 7 स्टेप्स बताए। अब इसमें आप समझ लो कि 5 क्या करना है। हमको तो लगता है सब कुछ कहिए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग हुई ना तो आपकी जिंदगी कभी चली नहीं हो सकती। मान लेते हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया आपने और कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा चक्का खराब हो गया लाइफ का। सब कुछ करा, रिटायरमेंट प्लानिंग भूल गए, सब कुछ किया, बच्चे के एजुकेशन का पैसा नहीं जमा कर पाए, सब कुछ किया आपने जिंदगी में, लेकिन आपने इनकम टैक्स पे ध्यान नहीं दिया। यू कैन नॉट अफोर्ड इवन अ सिंगल मिस्टेक। और आपकी एक मिस्टेक आपको 5 से 10 साल पीछे लेकर के जा सकती है। लोग बहुत स्कैम में फंस रहे हैं, तो 10-5 लाख रुपए चला गया, अब उसका EMI भरने में ही 5 साल लग गए। एक एग्जांपल प्रोटेक्शन का भी हो सकता है। समझो आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली, कोई बीमारी हुई, उसमें 5-10 लाख का खर्चा आ गया, 5 साल पीछे चले गए आप। तो अब 5 लाख सेव करने के लिए आपको कम से कम 2 साल लग गया होगा, जिसकी तनख्वाह 10-12 लाख रुपए है। तो 3 साल आप तो वैसे भी नहीं कर पाओगे पीछे, और तब तक दूसरी तबीयत खराब होगी। गलत बात है क्या? क्योंकि भाई ये हॉस्पिटल, ये हेल्थ है, हेल्थ में हम जितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन मम्मी पापा की तो हेल्थ कंट्रोल नहीं कर सकते ना। और इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल्ली में कोई रह रहा है तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि कैसे आप उसको कर सकते हो? कर नहीं सकते। तो हम अपने को देखो, हमारे पास खाली एक ही है कि पैसा बना लें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। इसके अलावा हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है, इकोनॉमी भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैन वी क्रिएट अवर ओन इकोनॉमी बाय कॉन्शियसनेस?
तो हम अपना, मैं ये दो चीजें बोलता रहता हूँ कि अपना अगर आपने किचन फिक्स कर लिया और अपनी स्लीप फिक्स कर ली तो आप लाइफ में सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। किचन का मतलब है कि हर दिन जद्दोजहद नहीं हो रही कि मेरे को खाना पीना के लिए टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई के लिए टेंशन है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो मैं भी अपने पॉडकास्ट में और अपने सेशन में बहुत बार बोलता हूँ कि देखो, अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो केवल आप रोटी, कपड़ा और मकान ही कर पाओगे। सही बात है। अगर आपको मकान बहुत मुश्किल थी। हाँ, मकान भी बहुत मुश्किल, मतलब रेंटेड मकान बोल सकते हो। तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम कैन गिव यू रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपको बटर रोटी पे जाना है, ब्रांडेड कपड़े पे जाना है और लग्जरियस मकान पे जाना है, यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एब्सोल्युटली। और अभी तो आपने बहुत सारे बताए कि सब गोल्स के साथ अटैच भी होना चाहिए। और एक इसी बात पे कहीं सुना था मैंने कि नौकरी आपको खाली सब्जी दे सकती है, सब्जी बदल सकती है, लेकिन अमीरी आपको सब्जी वाला भी बदल सकती है। तो संदीप जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग व्यूअर्स में से बिजनेसमैन होंगे और कुछ लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, तो दोनों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है? एम्प्लॉय है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बात होगी ना, मतलब बिजनेसमैन, दोनों को ही करनी चाहिए। और प्रॉब्लम पता है क्या कि बिजनेसमैन वाले को समझ में आता है कि उसकी एक रेगुलर इनकम नहीं है, और एम्प्लॉय को समझ में आता है उसके पास में लिमिटेड है और लेकिन रेगुलर है, तो दोनों लोग अपने अपने बहाने से नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं कि आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास भी फैमिली है, आपके पास भी इनकम टैक्स आएगा, आपके पास मम्मी पापा होंगे, आपके बच्चों की शादी होगी, और आप एम्प्लॉय हो तो भी आपके पास में सब कुछ है। तो इसका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं है। बिजनेस इज टू अर्न मनी टू लीड अ फाइनेंशियली ग्रेट लाइफ। तो वे और सोर्स ऑफ इनकम है वो। एम्प्लॉय ऑल्सो इज अ वे टू मेक मनी सो दैट आपके गोल्स अचीव हो जाए, आप खाना पीना बढ़िया, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग हो। तो ऑब्जेक्टिव तो दोनों का एक ही है। तो हम क्यों बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेसमैन के लिए अलग होनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए, या एम्प्लॉय के लिए अलग होनी चाहिए? तो मैं क्या बोलता हूं कि जिसकी इनकम हर मंथ में आ रही है वो मंथली कर ले। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस सीजनली है तो 3 महीने का एक क्वार्टरली प्रॉफिट करके कर लो, नहीं कर पा रहे हो 6 महीने का एक बार क्वार्टरली 6 महीने का करके कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो ईयरली करके कर लो, लेकिन कुछ तो कुछ कर लो। और मैं आपको बताता हूं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे एक आइडिया आया था कि मैं रिचेस्ट मैन 15 साल 20 साल में बन सकता था अगर मैं जिस दुकान में बैठता था बचपन में अपने भाई की दुकान पे, अगर उस दिन मेरे को ये सारे फॉर्मूला पते होते, अगर मैं सुबह से शाम तक का 1000 रुपए का गल्ला कर रहा हूँ, 1000 रुपए का आमदनी कर रहा हूँ, तो अगर जितने कस्टमर आए उसमें से खाली उसका 2% ही हम 2-2 रुपए निकाल के रखते रहते। सोचो आप, तो ना ही उसको कभी सेविंग करनी पड़ती, ना ही उसको कभी कुछ ना पड़ता, खाली 2-2 रुपए अगर निकाल कर, एक कस्टमर आया 300 रुपए के सामान लेकर के गया, हमने सोचा कि यार 300 रुपए का सामान लेकर के गया, चलो हम 20 रुपए निकाल के रख देते, खत्म। और अगला कस्टमर आया 500 रुपए, अच्छा अब आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है, 2-2 घंटे के ब्रेक से कर लो, 6-6 घंटे के ब्रेक से कर लो, पूरे दिन में कर लो, पूरे वीक में कर लो। मतलब तो साइकिल कोई भी हो सकता है, साइकिल कुछ भी हो सकता है, आपका चॉइस है जो आपका है। मैं तो यही करूंगा, एक गल्ले के बीच में एक पिगी बैंक रख दिया, उसी में 2-2 रुपए डाल दिया, खत्म। अपने को देखो, ये इसको बोलते हैं सिस्टम। एम्प्लॉय को भी बताता हूं कि अगर आपकी तनख्वाह 1 तारीख को आता है तो 5 तारीख तक आपके सारे इन्वेस्टमेंट हो जाने चाहिए। एनपीएस में जाना है 5% चला जाए, एसआईपी में जाना है चला जाए, इंश्योरेंस में जाना है चला जाए, जहां पर भी जाना है चला जाए। पैसा दिखेगा नहीं तो पैसा बचेगा, और पैसा दिखेगा तो पैसा जाएगा। मनी इज नॉट सीन इन योर अकाउंट विल बी सेव्ड इफ मनी इज देयर इन द अकाउंट। पैसा अपना पर्पस ढूंढ ही लेता है, पैसा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। पैसे तो शायद आपने सुना होगा, लक्ष्मी चंचल होती है। तो पैसे को अगर पर्पस नहीं दोगे तो पैसा अपना पर्पस निकल करके बीमारी में, अजारी में, स्कैम हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। आपको पता है, एक स्पिरिचुअल बात बताता हूँ कि लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है, लोग लोन में क्यों फंसते हैं, लोगों के घर में बीमारी क्यों होती है, ये सारी जगह में पैसा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अगर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से किया होता ना, तो पैसे को ऑप्शन ही नहीं था कि वो गलत जगह जाए। सही जगह अगर आपने राउट कर दिया तो फिर गलत जगह जाने का ऑप्शन नहीं। आप सोचो, अगर आप अपने बच्चे को, यू हैव अ डॉटर, अगर अपने बच्चे को आप एक डायरेक्शन दे दोगे तो उसी जगह जाएगा। अगर बच्चे को डायरेक्शन ही नहीं जाओगे दर घूमता रहेगा, और फिर आप बोलोगे बच्चे को, बच्चे ऐसे नहीं है। तो अगर आप सोचो, कंसिडर करो कि पैसा भी आपका बच्चा है, तो अगर आपने बता दिया कि 5000 रुपए टैक्स में जाए, 5000 पैसे में जाए, 5000 रुपए खाने में जाए, 10,000 रुपए पेट्रोल में जाए, 5000 रुपए कार में जाए, 20,000 रुपए बच्चे के एजुकेशन में जाए, तो वहां जाएगा। हमको क्या लगता है पैसा आएगा फिर अपने आप जाएगा, अरे अपने आप नहीं जाएगा, अपने आप ना आया है ना अपने आप जाएगा। बहुत बार, एक बार और भी ये लोग बोलते हैं बहुत बार कि
कि पैसा आता है पैसा चला जाता है मुझे पता ही नहीं चला। सुना है? कब ये आता भी है एक कब myth है। जाता है पता ही नहीं चलता है। अरे कैसे नहीं पता चला? 30 दिन नौकरी करी, इसके बाद में पैसा आपके अकाउंट में आया और बिना आईडी पासवर्ड पैसा उड़ गया। करेक्ट। आपने ही पैसा खर्चा किया होगा ना। हाँ। तो जब आप बोलते हो कि पैसा आया पैसा चला गया पता ही नहीं चला, यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माय मनी। सोचो, गेस्ट आपके घर में आए, गेस्ट आपके घर में रुके और गेस्ट आपके घर से चले गए और आपको पता नहीं कि गेस्ट कितने आए। ये बहुत सही बात है। तो आप ही ने सब कुछ किया। तो आपने ही सब कुछ किया, बट हम पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं 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 मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे पास लोन है। तो बताओ ना कि लोन 10,000 रुपए गया, 20,000 रुपए का खाने में गया, 5,000 रुपए की दारू पी, 4,000 रुपए मेड को दिया, 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल। बताओ ना इसको, जब आपने नाम दे दिया पैसे को तो वहीं जाएगा। तो नाउ बाय दिस वे पैसा अभी भी जा रहा है, पैसा पहले भी जा रहा था, लेकिन अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि कौन सा पैसा कहाँ गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेविंग मनी विल मेक यू रिच। ये बहुत बड़ी बेहतरीन बात बताई। सर मैं बेहतरीन बात ही करता ओके, तो आई थिंक मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई थिंक मुझे भी थोड़ा बहुत फोकस करने की जरूरत है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे। ओके, सो संदीप जी आपने चर्चा की कि डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों के बीच में अगर रेशियो बनाना है किसी को तो क्या रेशियो होना चाहिए? आइडियल रेशियो क्या है? तो मैं इसको और ट्विस्ट करता हूँ आरके कि सेविंग इज अ वन वे टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। पहला 3 चीजें समझते हैं अपन लोग, 4 चीज समझ लेते हैं। एक होता है इनकम, इनकम पैसा आता है। एक्सपेंसेस जो पैसा खर्चा हो गया, इसके बाद में जो पैसा बचा वो हो गया सेविंग का, और उस सेविंग से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर मत करो। सेविंग करोगे तो पॉकेट में अगर पैसा इसमें रखो, आप चाहे इस पॉकेट में पैसा रखो, बात पैसा बराबर ही है। बट अब इस सेविंग से कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में, बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, गोल्ड में, सिल्वर में, बिजनेस में, ये इन्वेस्टिंग का तरीका है। अब इन्वेस्टमेंट के भी तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट में भी यही बोलते हैं कि अपने औकात से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मत लो आप, सही बात है। दूसरी बात, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए जहां पर आपको ग्रोथ दिखे, पैसा स्टैग्नेंट नहीं रहे, इन्फ्लेशन को बीट कर ले। कभी किसी को पैसा भी ना दो ताकि पैसा आपके कंट्रोल से गया, इसका मतलब आपका पैसा ही नहीं है। ये भी आपको एक बताता हूँ, बेबीलोनियन फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग में बोलते हैं कि मनी शुड नेवर लीव योर कंट्रोल। अगर पैसा आपके कंट्रोल से गया तो वो आपका पैसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी ने 10,000 रुपए आपसे मांगे, आपने दे दिया, अब वो आपका पैसा नहीं है, कंट्रोल चेंज हो गया। कंट्रोल चेंज हो गया। क्योंकि वो बंदा देगा नहीं देगा आपको पता है क्या? नहीं देगा, नहीं पता आपको, तो कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो सेविंग क्या है? सेविंग करो 10, 15, 20%, उसको फिर बाद में डिवाइड करो कि कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में 20 तरीके हैं, वहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अपने गोल के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आपको करना चाहिए। तो ये आसान तरीका नहीं है, बट अगर आप करोगे मैथ, क्योंकि 10,000 रुपए आप बचा रहे हो, तो उसमें 5%, 10% गोल्ड होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, डेट इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। 5 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। अब बहुत सारे अभी नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, ALTs आ रहा है, तो आप एडवाइजर से पूछो कि मेरे पास 20,000 रुपए के महीने का है, ये हमारे गोल्स हैं, अब बताओ मेरे को रिस्क भी नहीं चाहिए और ऐसा करो थोड़ा बैलेंस में हमारा काम हो जाए, क्योंकि मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। तो उस तरीके से आप इन्वेस्ट सेविंग टू सेव मनी एज अ रिजर्वायर एंड इन्वेस्टिंग मनी टू ग्रो योर मनी। तो देखा, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 5 ही तो एसेट क्लास है। एक हो गया गोल्ड, रियल एस्टेट हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, और अभी क्रिप्टो आजकल। क्रिप्टो करेंसी, उसको अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या फिर डिजिटल असेट्स बोल सकते हैं। और सबका रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग है। सबका रिस्क कम लेना है तो क्रिप्टो में कम डालिए, इक्विटी में कम डालिए, डेट में ज्यादा डालिए। आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारी एज 40 है राइट नाउ, है ना, तो 40% मोटा मोटा मैं ऐसा जगह लगाऊंगा जहां पर हमको एक मॉडरेट रिस्क वाला प्रोडक्ट मिल जाए, और 60 साल में मैं रिस्की वाला प्रोडक्ट लूंगा। लेकिन क्योंकि मैं अवेयर हूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, अवेयर नहीं हूं तो कम रिस्क लूंगा। तो सारी चीजें आ जाती हैं आपके अवेयरनेस पर और आपके एजुकेशन में। इसीलिए तो वेल्थ, जैसे मैं हूं, मैं सिखाता हूं, आप भी सिखाते हो कि भाई ये सब सीखो, फिर आपकी रिस्क एपेटाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि समझो, कार चलाना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन रोज होता है क्या? नहीं। लेकिन आपने प्रिकॉशंस लिए हैं, प्रोटेक्शंस लिया है, सही से सीट बेल्ट पहनी है, फॉलो कर रहे हो, तो 90% चांसेस क्या है? कम हो जाएंगे। तो रोड पे तो कार 200 किलोमीटर पर स्पीड से चलती है, 20 किलोमीटर से भी चलती है, तो 200 वाला भी एक्सीडेंट हो सकता है और 20 वाला। लेकिन जो 200 की चला रहा है, उसको पता है क्यों चला रहा है और कैसे चला रहा है, और प्रोटेक्शन लेकर रखता है। तो इन्वेस्टमेंट मैं 70%, 80% रिस्क ले सकता हूँ अपने कैपिटल का,
मतलब अपने जो पोर्टफोलियो का है, तो मैं रिस्की वाले एसेट में डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कैसे मैनेज करना है। मुझे जानकारी नहीं है तो 80% मैं एफडी में डालूंगा। ये भी बहुत पावरफुल थिंग है गाइस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेशंस में भी, वेबिनार में, सेमिनार में, स्पीच में, कि देखो रिस्क को अगर कम करना है तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। बस एक बार आपने रिस्क को कम कर दिया तो नॉलेज बढ़ा लिया तो अपने आप जब तक ही रिस्क, कोई भी रिस्क तब तक मेंटेन रहता है जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। जैसे आपने ड्राइविंग का एग्जांपल दिया, जब तक आपको नहीं सीखना आता है, नहीं चलाने आता है, तो आपको लगेगा कि इससे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। बट एक बार सीख गए तो एक हाथ से भी ड्राइव कर लेते हैं, फोन पे बात करते करते भी ड्राइव कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। और उसके पहले ये भी है ना, अपने लोगों को बोला जाता है कि लक्ष्मी के पहले सरस्वती आती है। हाँ, वो भी है। तो पहले सरस्वती ले लो। नहीं तो हम लोग बचपन में पढ़ाई क्यों करें? सरस्वती तो ही हमारा मतलब द नॉलेज, द गॉडेस ऑफ नॉलेज क्यों है वो? क्योंकि पहले जब हमको नॉलेज मिला उसी के बेसिस पे तो हमको नौकरी मिली ना। ग्रेजुएशन करा हमने, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तो उसके बेसिस पे पहले नॉलेज ले लो, इसके बाद में इन्वेस्ट कर लो। और ये एग्जांपल मैं भी बहुत यूज करता हूँ अपने क्लास में। लोग लाइक स्टॉक मार्केट में जब बताता हूँ, लोग आते के साथ पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी, सही। बट फिर भी लोगों का हैबिट वो है कि माइंड में पैसा 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 चलता है। सबसे पहले पैसे को, पैसा मेरे भी दिमाग में चलता है, लेकिन वो एक सिस्टम से चलता है। हम लोग बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हो तो पैसे की वजह से करेंगे, पैसे बनाएंगे अपन लोग, वी आर नॉट, है ना। बट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इसी से वो आगे अपने को बलवान होगा, कभी चमकेगा, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आइडियाज आएंगे, वो आइडिया मनी में कन्वर्ट होंगे। ये पूरा लॉजिक। ओके संदीप जी, एक और क्वेश्चन। एक तो होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और एक होता है लोग चेस करते हैं रिटर्न को, तो इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जाए? मैं तो बोलता भी रहता हूँ, द गोल इज टू अचीव योर गोल। आपकी जिंदगी का ध्येय ही होना चाहिए गोल, रिटर्न शुड नेवर बी द गोल। रिटर्न गोल होना चाहिए जब आपके पहले वाले गोल अकॉम्प्लिश हो जाए। समझो मेरी बात कि आज मेरी बेटी 7 साल की है, 25 इयर्स में शादी होगी, 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हैं जो कि 2 रिस्की था और वो अचीव नहीं हो पाया, या फिर शादी होने थी उसके 7 दिन पहले मार्केट क्रैश हो गया, 30% डाउन हो गया मार्केट। विल आई बी एबल टू अचीव माय गोल? अब मैं 20 साल मेहनत करा, वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत लेटेस्ट एग्जांपल दे दिया आपने। मार्च और फरवरी में बहुत सारी शादियां होती है और अभी देखो मार्केट क्रैश हो गया। आप समझ मेरी बात? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था बेटी की शादी, कि हमारा 15% रिटर्न, 16% रिटर्न, कुछ नहीं, बेटी की शादी है। अब वो उसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरे को 1% रिटर्न कम चलेगा, 2% रिटर्न कम चलेगा, लेकिन वो शादी उसी समय होगी। बच्चे का एजुकेशन होना है एक बार जिंदगी में, 18 साल 20 साल जो भी होता है, राइट। 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए अगले 15 साल के बाद, बता रहा हूँ, जो मान लेते 50 लाख चाहिए। अब वो गोल के चक्कर में मैंने रिस्की वाला इंस्ट्रूमेंट में ला करके कर लिया, और हमको लग रहा था मार्केट सही हो जाएगा 5 साल 10 साल 20 साल बाद, लेकिन उसके 3 महीने पहले 6 महीने पहले आपने रिजिक नहीं किया पोर्टफोलियो, और वो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गया, रियल एस्टेट में पैसा बिक नहीं रहा है। हो सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर लैंड लेके रखा था, मेरी बेटी की शादी के काम आ जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही 3 साल से, कर लो अपने बच्चे की पढ़ाई आप। फिर क्या करोगे आप? अरे ये गड़बड़ हो गया, फिर आप बैंक के पास लोन जाओगे, फिर वही सेम साइकिल पर आ जाओगे। तो क्यों करा ऐसा? पहले से बेच देते लैंड। तो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी जिंदगी का गोल इंपॉर्टेंट है, रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं। रिटर्न इज अ व्हीकल टू मल्टीप्लाई योर मनी सो दैट यू कैन रीच सूनर, बट इट्स नॉट अ टेस्टिमनी दैट यू विल बी एबल टू रीच इट। तो मेरे हिसाब से रिटर्न मत चेस करो, और ये सब कुछ अगर सेट हो गया, इसके बाद में जो पैसा अंधा लगाओ, क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, एरोप्लेन खरीद लो, ताजमहल खरीद लो, जो खरीदना है वो खरीदो, रिस्क ले लो, क्योंकि ये सारे गोल्स हमारी जिंदगी के अनअवॉइडेबल। बच्चे को नहीं बोल सकते कि मैं तुमको खाना नहीं दे पाऊंगा, स्कूल की एजुकेशन आप नहीं कर सकते, ये सब आपने बेसिक आइडिया कर ली, इसके बाद में जो पैसा है उड़ाओ ना, क्या दिक्कत है? तो आप बोल रहे हो कि व्हीकल में बैठना इंपॉर्टेंट है, कितने स्पीड से चलाना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो गाड़ी तो है, गियर ए भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, जहां पर रिक्वायरमेंट हो हम कर लेंगे। तो अच्छा हाईवे पे हो तो दबा के चलाओ, अगर आपका पैसे कमाने का हुनर आ गया है बढ़िया तरीके से, तो फिर सब कुछ भूल जाओ, फिर पैसे बनाओ। और आपको लग रहा है कि पैसा मार्केट में अभी बन रहा है, दबा के पैसे बना लो, क्योंकि फिर पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब मिले। लेकिन ये सब कुछ तब होना चाहिए जब आपके सारे फ्यूचर वाले गोल, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये बात याद रखो। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स यू हैव। लोग इसको कोरिलेट कर देते हैं मनी के साथ, हाँ, है ना। और इसी में पैसे का भी है, अगर आपकी वाइफ को चाहिए कुछ और आप टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो घर में कलह हो रही, तो आप 5 करोड़ रुपए का गहना 4 साल बाद दोगे तो क्या ही फायदा है?
आपके बच्चे का एडमिशन आज हो गया क्योंकि उसने कैट, जीमैट, आईआईटी क्रैक आज किया है, पैसा आपके पास में नहीं, कैन यू से कि अगले साल कर लेना? तो अनअवॉइडेबल है। तो पहले वो गोल अचीव करवा लो पहले, ताकि आप फ्री हो जाओ। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलता भी रहता हूँ भाई पहले गोल अचीव कर लो, फिर नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस करो। पहले वो गोल के लिए कुछ प्लानिंग तो कम से कम करके रखो। बच्चे आपके लिए नहीं रुक सकते, आपका इन्वेस्टमेंट रुक सकता है, और अगर 15% आज नहीं बना अगले साल बन जाएगा। तो मैं यही बोलता हूँ। तो लोग भागते रहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए तो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करो। पहले फाइनेंशियल स्टेप ही वही है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल वेलबीइंग। वेलबीइंग उस फाइनेंशियल फ्रीडम से भी परे है। हाउ डू यू लिव योर लाइफ व्हेन यू हैव इनफ मनी और व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल वेलबीइंग। आप किस तरीके का बीइंग हो, उस तरीके के। पैसे है तो भी मैं हैप्पी रहूंगा, नहीं है तो भी मैं हैप्पी रहूंगा। फाइनेंशियल वेलबीइंग ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अचीव नहीं होगी जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं होगी। तो स्टेप स्टेप जाइए, पहले पैसे बनाइए, फिर सेव करिए, फिर इन्वेस्ट करिए, फिर स्किल पे काम करिए, स्किल से ज्यादा पैसे बनाइए। जब आपका ज्यादा पैसा आपकी नौकरी से ज्यादा पैसा देने लगे, फिर आप नौकरी छोड़ करके आप अपना काम करिए। बहुत बढ़िया संदीप जी। ओके, तो अभी सिंस यू आर ए फाइनेंशियल प्लानर कोच, आप बहुत लोगों को कोच कर चुके हैं, बहुत लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करवा चुके हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है तो फाइनेंशियल प्लानर का क्या रोल होता है? फाइनेंशियल प्लानर का 2-3 गोल होते हैं। 5 सिस्टम में बताता हूँ कि पहले तो आपके गोल्स को देखेगा, समझेगा कि आप हो कौन, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, एज कितनी है, घर में कितने लोग खाने पीने वाले हैं, कितनी इनकम है, डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा को आपके गोल के हिसाब से डिसाइड करेगा। फिर आपकी वो रिस्क एपेटाइट चेक करेगा कि भाई ये आप जो आपने गोल बनाया है वो रिस्की है कि रिस्की नहीं है, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे। फिर आपसे अप्रूवल लेता है, फिर इसके बाद में रिव्यू, फिर इन्वेस्टमेंट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, इसके बाद में रिव्यू करता है हर 6 महीने में, 1 साल में। ये सारे काम अचानक से नहीं होंगे। तो पहले आप बैठोगे, अपना डेटा दोगे, मेरी इनकम इतनी है, मेरे एक्सपेंस इतने हैं, बच्चे इतने हैं, गोल्स हमारे पास इतने हैं, हमारी ये इनकम है, यहाँ लगा के रखा है, 20 साल में हमने ये करके रखा है, मम्मी पापा से इतना पैसा आता है, फ्यूचर में हमारे पास में 1, 2, 3, 4 गोल हैं, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसको रिव्यू करेगा, इसके बाद में रिजेक्ट करेगा, नया गोल बनाएगा, नई इनकम के हिसाब से बताएगा, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करवाएगा, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके आपको एग्जीक्यूट कराएगा। आप एग्जीक्यूट कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसकी हेल्प ले लो। इसके बाद में जब आपका एग्जीक्यूट हो गया तो काम हो गया, इसके बाद में आप नए सिरे से उसको 6 महीने में, 1 साल में उसके साथ बैठ करके करो, क्योंकि आपकी लाइफ बदलेगी, इनकम बदलेगी, एक्सपेंसेस बदलेंगे, घर में कोई फैमिली मेंबर ऐड हो सकता है, कोई कुछ नया काम हो सकता है, तो हर साल में एक बार बैठ करके करो। तो ये पूरा आपकी, देखो आपकी लाइफ में फिनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास में एक कोच होना चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए, वो कैन टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल वेलबीइंग। तो एक ब्लूप्रिंट बना लो, उसके बाद उसके बीच में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। 3 महीने में बैठ जाओ, 6 महीने में। अब हमारे मार्केट में जैसे 4 साल पहले क्रिप्टो करेंसी कोई नहीं सुनता था, म्यूचुअल फंड 10 साल 20 साल पहले कोई नहीं सुनता था, आज मेन स्ट्रीम का बिजनेस। अभी लोग 2 साल से सिल्वर और गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, 4 साल तक पहले नहीं भाग रहे थे। तो ये मार्केट है, मार्केट के हिसाब से आपको लगा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, करिए। इसको रीजिक करने के लिए, रीबैलेंस करने के लिए 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, रोज मत करो, 6 महीने में, 1 साल में। और भागो मत, गोल्ड भाग रहा है इसमें डाल दे, सिल्वर भाग रहा है, अरे भाई 3 साल पहले कुछ और भाग रहा था, वहां पर भी भागते हैं क्या? आप भागते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना कि सारे बंदर के पीछे मत भागो, एक बंदर के पास फोकस करो, उसी के पीछे भागो, तो सब कुछ करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखो, क्रिएट रूल्स, बिकॉज रूल्स विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर, आपको आप रूल बनाइए, क्योंकि रूल ही आपको आपके रूल से बचाएंगे। तो आपने रूल बना लिया कि मैं 5% गोल्ड में डालूंगा, सिल्वर में डालूंगा, डालते रहो, कभी सिल्वर ऊपर होगा, कभी गोल्ड नीचे होगा, ये सब चलता रहेगा ड्रामा। आपके गोल्ड जो फिक्स है वो रहने चाहिए। अब उसमें बढ़ गया ऐसा क्या, तो हमारा गोल जल्दी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फाइनेंशियल कोच भी किसी के लाइफ में। आप सोचो ना, अगर आपके पास में पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का, जितने लोग पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, अगर ये पॉडकास्ट 5 साल पहले शुरू हो जाता, 10 साल पहले शुरू होता, क्या होता? सोच के देखो कल आप, मैं फाइनेंशियली फ्री 35 साल की उम्र में कैसे हो गया, आपने कभी नहीं सोचा क्या? क्योंकि मैंने शुरुआत ही 20 साल से करी थी ना, और मुझे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे को घर में बताया गया था कि भाई कुछ पैसा सेव करके रखो, बढ़िया होना मैं। तो 10% वाला रूल, वो तो मैं सबकॉन्शियसली करता था, तब तो इतना पढ़ा भी लिखा, 20 साल में कितनी ही समझ होती है आपको, लेकिन वो रूल उनको समझ में आ गया था, वो 20 साल का रूल चल रहा है। अच्छा, मैंने जिंदगी में 2 रूल अप्लाई किए, उसकी वजह से भी फ्री हूँ। पहला रूल बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 रूल मेरे आज तक नहीं, और मरते दम तक ये रूल चलते रहेंगे।
और आप देख लोगे हमारी 5 साल की जर्नी में, क्योंकि कम से कम 3 साल से जानते हो। पहला रूल मेरी जिंदगी में था कि आज तक कभी कोई पैसा बनाऊंगा उसका 10% मैं सेव करूंगा मिनिमम। आज मैं 90% भी सेव कर सकता हूँ। दूसरा रूल, कभी भी हो जाए मैं अपनी एजुकेशन पे 10% अपनी इनकम का पैसा लगाऊंगा। आज भी लगाता हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, ये हमारे पास्ट के मनी को सेव करके मल्टीप्लाई करेगी, और जो हमारा एजुकेशन है ये हमारे फ्यूचर के मनी को क्रिएट करेगी। तो हमारा ये वाला भी पैसा बढ़ेगा और फ्यूचर से भी पैसा की तैयारी हो रही, तो हम रिच नहीं बनेंगे। और बोला भी जाता है कि लाइक किसी एसेट क्लास में डालोगे तो एक नंबर मिलेगा, 10%, 12%, 50%, 100%। हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका कोई रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में मानकर चलो कि 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करा अपने एजुकेशन पे। अभी 15 दिन के लिए फिर से ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। सेल्स ट्रेनिंग सीखता हूँ, कम्युनिकेशन सीखता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग सीखता हूँ। IIM अहमदाबाद से कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, जो 20 साल का पहले का सपना था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं IIM जाना चाहता था, नहीं पहुंच पाया। अभी मेरे पास पैसा है, प्रोग्राम भी खत्म। तो ये इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये स्किल्स हमको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट, अगर मैंने एजुकेशन ली तो मेरे को 50 करोड़ 100 करोड़ साल के देकर जाएगा। आज नहीं, 10 साल बाद। तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस तो है, सालों से सदियों से चला आ रहा है, तो बिना एजुकेशन के तो नहीं होता है। वेरी गुड। तो संदीप जी, आई थिंक ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारा अवेयरनेस मिला है लोगों को, और बहुत लोग चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दें अभी के अभी, बट डेफिनेटली कुछ उनको दिक्कतें आएगी। तो डेफिनेटली गाइस, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि कौन से एरिया में आपको दिक्कत आ रही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग एक सीरीज बना लेंगे। लाइक एक टर्म इंश्योरेंस को क्यों लेना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि मुझे इस टॉपिक पे कवर करना है। तो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स। सो अभी बात करते हैं कि सपोज करो किसी ने स्टार्ट किया फाइनेंशियल प्लानिंग, तो एक कॉमन मिस्टेक्स भी तो होते हैं ना। तो क्या क्या लोग गलतियां करते हैं? आपने भी कुछ गलतियां की होंगी स्टार्ट में, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है, कैसे उसको अवॉइड करें? कॉमन मिस्टेक 4-5 है कि लोग अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, और लोग दूसरे को दिखाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तो बहुत कॉमन कि मोबाइल फोन मेरे पास 80,000 रुपए का है तो मैंने भी खरीद लिया, उसने घर ले लिया तो मैंने भी ले लिया। सबको पता है कि तुम्हारे पास में घर है, लेकिन किसी को नहीं पता तुम्हारे पास में होम EMI भी है। उसने कार ले लिया उसने, अरे बढ़िया है, उसने कार ले लिया, आपकी बीवी परेशान कर रही है कि हमको भी कार चाहिए, हमको भी कार चाहिए, आपने ले लिया। तो दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपना जिंदगी को कर रहे हैं। ऐसा मत करो। आपके पास में अगर ऑटो का पैसा है तो ऑटो से जाओ, ट्रेन का पैसा है तो आप ट्रेन का टिकट ले लो, एरोप्लेन का जब पैसा हो जाएगा तो वहां पर लेना। भागो मत जिंदगी में, और अपनी औकात बढ़ाइए अगर आपको अपनी से बड़ी चीजें चाहिए। ओवर स्पेंडिंग मत करो, और कॉन्शियस रहो कि आपके जिंदगी में, पहले बता चुका हूँ कि आपकी जिंदगी में आपका किचन इंपॉर्टेंट है और स्लीप इंपॉर्टेंट है। किचन का मतलब क्या होता है? बेसिक नेसेसिटी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए 90% घर में यही होता है, क्योंकि आज दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं है, बच्चे की फीस भरनी है, EMI पे करना है, यही सब ड्रामेबाजी हो रही है। तो अगर आपके घर में पीस नहीं होगी तो लक्ष्मी कभी आएगी नहीं, शांति नहीं आएगी। तो ये पहला काम करना चाहिए। तो ये पहला, ओवर स्पेंडिंग मत करो। दूसरा है कि कभी भी ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको लगता है कि 10-12% मिल सकता था, लेकिन किसी ने बताया 20% मिल सकता था, और आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट हमको नहीं पता है, दूसरे को, मतलब मुझे ही पता चला और किसी को पता नहीं चला। अबे भाई, वो दूसरे को बेवकूफ बना चुका है। स्कैमर आता है कि तुम्हारे पास DTDC से ब्लू कार्ड आए, ये सब हो रहा है ना स्कैम। 100 रुपए पे करो, आपको ये मिल जाएगा, डेटा एंट्री का काम करो 3 लाख मिल जाएगा, फ्यूचर ऑप्शन में करो 5 करोड़ मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में करो हर दिन 5% मिल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? आपको अपनी स्किल पे भरोसा ना होकर के उस बंदे के पर भरोसा है जहां पर आपको रिच बनाने की कोशिश कर लीजिए आप। तो स्कैम में मत फंसो। स्कैम में सबसे बड़ा है प्रोटेक्ट योर वेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सरकार मेरे को 6% FD में दे रही है, म्यूचुअल फंड 12-15% पे दे रहा है, क्रिप्टो करेंसी छोड़ देते हैं हम, रियल एस्टेट छोड़ देते हैं, 5% 6% का रिटर्न देता है, आपको अलग से कुछ अगर लगता है तो आपको आपके दिमाग में टर्न से होना चाहिए भाई कुछ तो कुछ मामला गड़बड़ है, निकल लेना का पहले से वहीं से। तो बेसिकली किसी का कॉपी ना करें। कोई बोल रहा है 20% आ रहा है तो भाई उसका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। राइट। डोंट ट्राई टू कंपेयर। नहीं, डोंट नॉट ट्राई टू कंपेयर, और नेवर लूज कंट्रोल ऑफ योर मनी। अगर पैसा आपके हाथ से गया तो वो आपका पैसा नहीं है, आपकी सेविंग में है, करंट अकाउंट में, FD में, RD में, क्लिक करोगे पैसा आ जाएगा आपके पास। आपने दोस्तों को दिया, गया पैसा। फैमिली, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है गलत, मॉरल ग्राउंड पे मत ले जाना मेरे को। मैं ये बोल रहा हूँ कि उतना ही पैसा किसी दूसरे को दो
जो आप अफोर्ड कर सकते हो कि लूज करके हो फिर मोहल्ले में चिल्लाते नहीं घूमते हो मैंने पैसा दिया इसको दिया नहीं दिया नहीं दिया नहीं, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए अपने को। दे सकते हो दे दो, रो मत, नहीं दे सकते हो मना कर दो, रो मत, क्योंकि यू आर द ओनली कंट्रोलर ऑफ योर मनी। इसके बाद में ऐसा मत सोचो कि आपकी जिंदगी में अलग हिसाब किताब है कि नहीं नहीं हम मैनेज कर लेंगे 20 साल के बाद में, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, हमारे घर में कोई किसी की डेथ नहीं होगी, सब कुछ आपकी जिंदगी में होगा। 70-80 साल में घर में कोई निपटेगा भी, घर में किसी की बीमारी भी होगी, घर में अकाल भी पड़ेगा, घर में घर भी टूटेगा, सब ड्रामे होंगे। आर यू रेडी फॉर ऑल दो ड्रामा? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके घर में इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ना हो, लोन ना लिया गया हो, कार लोन में नहीं हो, घर ना बना हो, शादी ना हुई हो, बच्चे इमरजेंसी ना आई हो, सबके घर में होता है। ये मत सोचो नहीं नहीं मेरे साथ नहीं होगा। सबको लगता है कि हमारा कार में एक्सीडेंट नहीं होगा, हो गया तो सीधे ऊपर ही हो। Who is going to be taking care of your family? तो लेकर ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, स्मार्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो ये हो गया। इसके अलावा ये मत सोचो कि जब हमारे पास 50,000 होगा तभी मैं शुरू करूंगा, 2,000 है वहां शुरू करो, 4,000 है वहां शुरू। आज जो आप डिसीजन ले सकते हो ना उसको कभी भी पोस्टपोन मत करो और स्पीड में करो। मैं दूसरा बात भी बोलता रहता हूँ, अगर आपको नहीं पता ना खाली आरडी ही करा के रखो, एफडी ही करा के रखो, लेकिन शुरुआत कर दो। शुरुआत कर दोगे। और इसका बोलता हूँ कि अगर आप 200 घंटे हर महीने लगाते हो नौकरी करने में, एक बंदा नौकरी करने के लिए 200 घंटे लगाते महीने में, क्या आपके पास में 2 घंटे भी नहीं है उस पैसे को देखने के लिए, उस पैसे को प्लान करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए? एसेट बनाओ। एक मैं नेटवर्क आपके ऑडियंस को भी मैं एक नेटवर्क कैलकुलेटर दे दूंगा जिसमें वो अपना एक प्रिंट आउट लेंगे और उस प्रिंट आउट पे हर महीने उनको 1 तारीख को खाली यही काम करना है कि अपनी असेट लिखनी है कि एफडी में कितना है, आरडी में कितना है, लोन कितना है, सब कुछ असेट लायबिलिटी। और उसके बाद में एक नंबर आता है उसको बोलते हैं नेटवर्थ असेट माइनस लायबिलिटी, उसको कैलकुलेट करो। मैंने अपनी नेटवर्थ 125 गुना करी है 5 साल में, खाली नेटवर्थ कैलकुलेट करके। पैसा एक्नॉलेज करोगे, पैसे को मॉनिटर करोगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसे को मॉनिटर नहीं करोगे चला जाएगा। Whatever you can measure, you can improve it. After seeing this podcast, definitely you will be inspired to start your financial planning. और मैं बोलूँगा जहाँ से भी करना है आप स्टार्ट कीजिए, because version 1 is always better than version none. Yes. तो आप आज से स्टार्ट कीजिए and thank you so much संदीप गुप्ता जी for coming to this RK Gupta podcast show. And definitely we will go for this series जहाँ पे हम individual topics भी cover कर लेंगे. Thank you so much RK ji for inviting me. Thank you.